नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पेगासस जासूसी कांड लौट आया है। यह इजराइल में बना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन में घुसकर बातें सुनता है, बिना आपकी जानकारी के फोन के कैमरे को ऑन कर देता है और सारा वीडियो कहीं और भेज रहा होता है, वहीं पर जहां वो बैठा होता है। आज की दुनिया में जनता को कंट्रोल करने के लिए सत्ता केवल झूठ का सहारा नहीं लेती है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपके जीवन के भीतरी क्षणों की भी जानकारी लेती रहती है, ताकि सत्ता को पता चलता रहे कि कहीं कोई उसके झूठ को उजागर करने की योजना तो नहीं बना रहा। पेगासस एक सच्चाई है, टेक्नोलॉजी की एक ऐसी सच्चाई जिसका एक नाम नहीं है। पेगासस के अलावा भी कई नाम हैं। 2021 में 10 देशों के अखबारों और 80 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर पेगासस के कांड को उजागर किया था। भारत सरकार हमेशा इससे इनकार करती रही, जांच की बात से भी इनकार कर दिया, और जब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए तब कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2021 को पूर्व जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में कमेटी बना दी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है। अब इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी को भारत सरकार सहयोग ना दे, यह कोई इतनी सामान्य खबर नहीं है। क्या सरकार खुद को सुपर बॉस समझने लगी है? आप जानते हैं कि विपक्षी दलों से जुड़े लोगों पर किस तरह छापे पड़ रहे हैं। जब विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता है, तब उन्हें यह लेक्चर दिया जाता है कि अगर कुछ भी गलत नहीं है तो जांच से घबराते क्यों हैं। लेकिन भारत सरकार जब सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सहयोग ना करे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या यही कि अब होने वाला कुछ नहीं है, जो होना था वो हो चुका है? अगर गांधी परिवार बेदाग है तो अब बेहाल क्यों? अगर गांधी परिवार ने भ्रष्टाचार नहीं किया तो हंगामा क्यों? आखिरकार भारत के नागरिकों से अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया हो उससे पूछताछ करना जांच एजेंसियों का काम है, तो क्या गांधी परिवार के लिए कानून अलग से बने? ये हंगामा किस बात का? आखिरकार अगर गांधी परिवार के पास और कांग्रेस पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो हंगामा करने की जरूरत नहीं। तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है? ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। यह अजीब सा तर्क है। अगर बेदाग हैं, बेकसूर हैं तो जांच एजेंसी से जांच करवाइए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अपना कर्तव्य पूरा करने गई तब भारत सरकार ने सहयोग क्यों नहीं किया? अगर बेदाग थी तो सहयोग क्यों नहीं किया? जांच एजेंसियों पर विपक्ष भरोसा करे और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से सरकार सहयोग भी ना करे, यह कमाल भी लाजवाब है। ऐसा लग रहा है कि ये जांच एजेंसियां नहीं हैं, बेदाग होने का प्रमाण पत्र बांटने की एजेंसियां हैं। इस हिसाब से आप सभी अपने घर का सारा सामान उठाकर जांच एजेंसियों के यहां ले जाइए और बेदाग होने का प्रमाण पत्र ले आइए, बल्कि घर घर जांच एजेंसी का नारा बुलंद कर दीजिए। हमने सिद्धार्थ वरदराजन से पूछा, जो वायर के संस्थापक हैं, कि पेगासस की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भारत सरकार ने सहयोग नहीं किया। सरकार से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते थे और किन बिंदुओं पर उसकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी थी? क्या इस मामले में दुनिया की और भी सरकार ने जांच कमेटी से सहयोग नहीं किया है? आज की सुनवाई में सबसे अहम बात जो थी वो ये कि चीफ जस्टिस रमन्ना साहब का बयान, जब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कमेटी के काम के साथ कोई सहयोग नहीं किया, कोई उन्होंने मदद नहीं की, कोई कोऑपरेशन नहीं दिखाया। और इसकी अहमियत ये है कि पिछले साल जब पेगासस मामले की सुनवाई हुई थी तो सॉलिसिटर जनरल ने मोदी सरकार के जानिब से बार बार ये क्लेम आगे बढ़ाया कि हम हाँ या ना इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पेगासस का इस्तेमाल, या अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और इस क्लेम को रमन्ना साहब ने और कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो एक साल के बाद अगर मोदी सरकार का रवैया सिर्फ उसी पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोर्ट को बहुत संजीदगी के साथ कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस लॉजिक के साथ रमन्ना साहब ने मोदी सरकार की क्लेम को खारिज किया पिछले साल की, ये सिटीजन्स के राइट्स का सवाल है, उनके प्राइवेसी का। और उन्हें बल्कि रमन्ना साहब ने जर्नलिस्ट के राइट्स के बारे में भी कहा कि अगर आप उनके फ़ोन्स में इस तरह से का स्पाईवेयर डाल रहे हैं तो वो अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो अब क्योंकि कमेटी ने
कम से कम 5 फोन्स में मैलवेयर पाया है। हाँ, कमेटी पूरी तरह से कह नहीं पा रहा है कि ये पेगासस है कि कुछ और है, लेकिन पाया गया है। अब इस हकीकत से जो है सरकार डिनाई नहीं कर सकती, और मुझे लगता है कि जिन सवालों को चीफ जस्टिस ने फ्रेम किया पिछले साल, उन सवालों का जवाब मोदी सरकार को देना ही पड़ेगा। जस्टिस आरवी रविंद्रन की कमेटी को इस सवाल का पता लगाना था कि क्या सरकार ने पेगासस खरीदा है। अगर सरकार जांच में सहयोग ही नहीं करेगी तब इसका पता कैसे चलेगा। क्या सरकार इस सवाल से बचना चाहती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की समिति से सहयोग नहीं किया? सरकार क्यों भाग गई? इसे सहयोग नहीं करना कहा जा रहा है, पर क्या यह सवालों से भाग जाना नहीं है? द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन ने इसी 20 जुलाई को द वायर में एक रिपोर्ट फाइल की, जिसमें बताया कि अगर जस्टिस रविंद्रन की कमेटी सरकार से पूछती तो किन किन अधिकारियों को सामने आना पड़ सकता था। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के 8 अधिकारियों को समिति के सामने हाजिर होना होता, जिनके समय में पेगासस का सौदा होने का इशारा मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह को भी समिति के सामने हाजिर होना पड़ता। सिद्धार्थ वरदराजन ने एक एक अधिकारी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया है, उनके नाम और तस्वीरें छापी हैं, जिनसे पूछताछ होती तो कई सवालों के जवाब मिल सकते थे। सिद्धार्थ की इस रिपोर्ट में तो प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र है। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग हुआ, उस हथियार का प्रयोग अपोजिशन के लीडर्स के ऊपर हुआ, राहुल गांधी जी के ऊपर उस हथियार का प्रयोग किया गया। उससे सिर्फ आपने लोकतंत्र और भारत के संविधान को कमजोर करने का काम किया। और किस हैसियत से वो हथियार खरीदा गया? वो एक हथियार है, जैसा राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, दैट इज ए वेपन टू गिव ए डेंट टू द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। क्या इन सभी को जवाबदेही के सवाल से बचाने के लिए यह रास्ता निकाला गया कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति में जाएंगे ही नहीं, किसी बात का जवाब ही नहीं देंगे? यह तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल है। फिर एक सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस समिति की रिपोर्ट को ही भंग नहीं कर देना चाहिए? जिस अपराध की जांच के लिए समिति बनाई गई और जिस पर मुख्य अपराधी होने का शक है, उसी से पूछताछ ना हो तो फिर जस्टिस आरवी रविंद्रन समिति की रिपोर्ट की क्या नैतिक मान्यता रह जाती है? डू यू गेट माई पॉइंट? हाउ गवर्नमेंट इज रनिंग फ्रॉम द मेन पॉइंट? कीप दिस इन माइंड। पेगासस तो सरकार ने खरीदा होगा, वही जांच समिति से सहयोग नहीं करती है ना? कमाल। ये भी केवल विपक्ष को जांच एजेंसी से सहयोग करना है, बाकी सरकार जो चाहे वो कर सकती है। पिछले साल सितंबर में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों का हवाला देते हुए हलफनामा देने से मना कर दिया। तब चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, इससे जुड़े सवालों से बचने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला नहीं दिया जा सकता। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने कहा कि हलफनामा दायर करने के फैसले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन अब जब रिपोर्ट आई, चीफ जस्टिस ने ही कहा कि समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। क्या केंद्र सरकार दोषी है? कुछ ऐसा है जिससे वो समिति के सामने जाना ही नहीं चाहती? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे का रास्ता निकाला, लेकिन यहां तो सीलबंद लिफाफे में भी हलफनामा नहीं दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर रफाल विमान की खरीद में कथित दलाली के मामले में सरकार ने सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दिया, कोर्ट ने स्वीकार किया। भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ताओं के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जानकारी दी। एनआरसी के मामले में सीलबंद लिफाफा सौंपा गया। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के मामले में कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपे। पेगासस मामले में सरकार ने सीलबंद लिफाफा देना भी जरूरी नहीं समझा। अब तो हर बात में सीलबंद लिफाफा चला आता है। फरवरी 2019 में पूर्व जस्टिस एपी शाह ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और इस सीलबंद लिफाफा संस्कृति पर गंभीर सवाल उठाए। यह काम पारदर्शी न्याय व्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। 15 मार्च 2022 की एक खबर देख रहा था। केरल के एक चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया।
इस मामले की सुनवाई के समय केंद्र ने सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दिया। इसकी सुनवाई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच कर रही थी। उन्होंने कहा कि वे सीलबंद लिफाफे की न्याय प्रणाली के सख्त खिलाफ हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सीलबंद लिफाफे की संस्कृति बढ़ती जा रही है। जबकि इस मामले की सुनवाई के समय जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ कहा कि बहुत ही कम अपवाद हो सकते हैं। जैसे बच्चों के साथ यौन अपराध के मामले में सरकार की फाइलों को सभी पक्षों के सामने नहीं रखने पर सोचा जा सकता है। न्याय का मूलभूत सिद्धांत इस बात की मांग करता है कि जितने भी पक्ष हैं उन सभी को सबूतों की समीक्षा का मौका मिले। एक अन्य मौके पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने भी एक मामले में कहा कि अदालत को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट ना दें। बात यह है कि पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सीलबंद लिफाफे में सरकार की रिपोर्ट स्वीकार करते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना इसे गलत बताते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ गलत बताते हैं तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक राय क्यों नहीं है? क्या यह हर जज के व्यक्तिगत विवेक का मामला है? क्या वाकई जनता ने नहीं सोचने की कसम खा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए समिति बनाए और सरकार उससे सहयोग ना करे? यह सामान्य बात है। तब तो एक कानून बनाना चाहिए कि सरकार की जांच एजेंसियों से कोई सहयोग ही ना करे। गोदी मीडिया के सहारे टॉपिक बदल देने से टॉपिक बदलता है, सवाल नहीं बदलता है। ये सवाल हैं, टमाटर नहीं है कि किसी को खरीदने के लिए थैली लेकर भेज दिया। जिस मुल्क में पत्रकारिता कमजोर हो जाती है उस मुल्क में सत्ता बेलगाम हो जाती है। लिखकर पर्स में रख लीजिए। एक दिन जब लोकतंत्र गायब हो जाएगा तब पर्स से निकालकर पढ़ते रहिएगा। 27 दिसंबर 2021 को चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना एल वेंकटेश्वरालू लेक्चर दे रहे थे। तब भी उन्होंने यही कहा कि कार्यपालिका कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। इस साल 30 अप्रैल को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी उन्होंने यही बात कही। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. सवाल क्या था पेगासस मामले में? यही सरकार से था कि क्या उसने पेगासस खरीदा, किस बजट से खरीदा और किस प्रक्रिया के तहत खरीदा। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति से सहयोग ही नहीं किया। तो इस समिति की रिपोर्ट का क्या मतलब रह जाता है कि कानून को लेकर क्या होना चाहिए या जागरूकता को लेकर क्या होना चाहिए? क्या यही मतलब रह जाता है? समिति को पेगासस स्पाईवेयर के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन 29 मोबाइल फोन में से 5 में मैलवेयर पाया गया है। मैलवेयर जासूसी सॉफ्टवेयर का अंग्रेजी नाम है। समिति ने कहा है कि जिनके फोन की जांच हुई है उनका आग्रह है कि उसका डिटेल सार्वजनिक ना हो। कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि निजता भंग नहीं होगी? हम कमेटी के सदस्यों की भूमिका पर सवाल नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने सहयोग ही करने से इनकार कर दिया उसे लेकर संदेह तो किया ही जा सकता है। संदेह और सवाल में अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट की समिति की मदद के लिए एक तकनीकी समिति बनी थी जिसमें फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर और केरल के अमृता विश्वा विद्यापीठम के प्रोफेसर प्रभा हरण भी इसके सदस्य बनाए गए। साइबर सुरक्षा के जाने माने एक्सपर्ट हैं ये लोग। मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद में 2600 बिस्तरों वाले अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया। माता अमृतानंदमयी देवी की संस्था ने यह अस्पताल बनवाया है। इसके पहले 2 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी माता अमृतानंदमयी देवी को सम्मानित कर चुके हैं। उन्होंने स्वच्छता कोष में सबसे अधिक दान दिया, भारतीय रुपए में करीब 100 करोड़ रुपए। ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय परंपरा। और आपके हाथ की तालियां जरा हाथ उठाकर, 2 दिव्य शक्तियों का मिलन है आज।
एक जिनका प्रेम हम सबके जीवन को बदल रहा है और एक जिनकी सोच भारत को विश्व गुरु बनाने जा रही है। इन्हीं के ट्रस्ट का कॉलेज है केरल का अमृत विश्वा विद्यापीठम, जिसके प्रोफेसर डी प्रभाहरण सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य हैं। फोरेंसिक यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके प्रोफेसर कमेटी में सदस्य हैं। टीसीएस नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी के साइबर सुरक्षा के ग्लोबल प्रमुख डॉक्टर संदीप ओबेरॉय भी इसके सदस्य हैं, जिन्होंने टेक्निकल मामलों में सहयोग किया। यहां हम सवाल नहीं कर रहे, लेकिन संदेह करना एक पत्रकार का कर्तव्य बनता है। क्या सरकार को इनकी क्षमता पर विश्वास नहीं? तब फिर इनके सामने हाजिर होने में उसे क्या दिक्कत थी? पिछले कितने ही दशकों से पूज्य अम्मा का आशीर्वाद मुझे अविरत मिलता रहा है। प्राइवेट कंपनियों के साइबर सुरक्षा के ग्लोबल हेड एक्सपर्ट हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ट्विटर के साइबर सुरक्षा प्रमुख के पद पर काम कर चुके एक व्यक्ति ने अमेरिका की नियामक संस्था को शिकायत की अर्जी दी कि भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव डालकर उसके भीतर अपने एजेंट बिठा दिए, जो उपभोक्ताओं से संबंधित तमाम डेटा पर नजर रखता है, जुटाता है। ट्विटर कंपनी ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन ऐसे आरोप केवल इनकार और स्वीकार से तय नहीं हो जाते। पूरी दुनिया में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, वरना कोई आपका डेटा लेकर क्या करेगा? आम का अचार तो नहीं बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि समिति का मानना है कि रिपोर्ट इसलिए भी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी को यह पता चल सकता है कि जासूसी के सॉफ्टवेयर कैसे बन सकते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर आ सकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फोन के जरिए सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी काफी व्यापक हो चुकी है। सरकार और कंपनियां खरबों रुपए फूंककर इस काम में लगी हैं। उन्हें किसी समिति की रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, खासकर ऐसी समिति जिसे बनाई सुप्रीम कोर्ट ने हो, मगर सरकार ने सहयोग करने की जरूरत तक ना समझी हो। सवाल उठता है, ऐसी क्या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो हमें हक नहीं है जानने का? आज हम सबको बोला जा रहा है कि आप अपना इनकम टैक्स, आप सरकार से जो भी बात करना चाहते हैं फोन पर कीजिए, इंटरनेट से कीजिए, एप्स के तरीके से कीजिए, आप अपनी बैंकिंग एप्स के तरीके से कीजिए। आज चाहे वो सरकारें हों या फिर कंपनियां हों, हमें कहती हैं कि आप इंटरनेट से हमसे बात करें। जब हमारा इतना डेटा लिया जाता है और फिर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 3 ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सिटीजन लैब और जर्नलिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हिंदुस्तानी सरकार ही नहीं, बहुत सी ऐसी सरकारें हैं। पिछले हफ्ते हमें ग्रीस के बारे में पता चला, जो ऑपोजिशन पार्टीज पर और जर्नलिस्ट पर और एक्टिविस्ट्स और वकीलों पर ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करने की जो टेम्पटेशन है उसको रोक नहीं पाती हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि सब कुछ जानने की तरीका है किसी के फोन में क्या हो रहा है, तो वो फटाफट वो सॉफ्टवेयर जो टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी या क्राइम रोकने के लिए यूज करना चाहिए था, उसको अलग गलत पर्पसेस के लिए यूज करता है। जस्टिस रविंद्रन ने आज ये भी कहा हमारे कोर्ट में कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस तरीके की सर्वेलेंस को रोक सके। हमारे निजता के अधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार ने इस कमेटी के साथ कोई मदद नहीं करी, कोई कोऑपरेशन नहीं करी। तो हमें ये पता चला कि 5 में मालवेयर पाया गया है। किस तरीके का पाया गया नहीं पता। ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ पर कानून नहीं है। क्या होता है कि जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, वो खुद ही करती है काम और बताती भी नहीं है किसी को, सब कुछ सीक्रेट में होता है। तो क्या ये बात जानने का हमें अधिकार नहीं है कि जो हमें बोला जा रहा है हम चुप करके मान क्यों लें? क्यों ना हम पता चलाएं कि सरकार करती क्या है? पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा है कि 29 फोन में से 5 में मैलवेयर यानी ऐसे सॉफ्टवेयर पाए गए हैं, मगर वो पेगासस नहीं है। जो लोग सिर्फ इसी बात से इस नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं कि पेगासस नहीं मिला है, उनके लिए एक और रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। 28 जुलाई को रॉयटर की यह खबर भारत में द वायर और ईटी में छपी है। इसमें रॉयटर ने यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी के हवाले से लिखा है कि ईयू के कर्मचारियों के फोन में पेगासस होने के सबूत मिले हैं। इसमें रॉयटर ने जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है
उसे गौर से पढ़िए। लिखा है कि ठोस सबूत नहीं मिले हैं, मगर जासूसी उपकरण होने के संकेत मिले हैं, इंडिकेटर। साइबर सुरक्षा के रिसर्च करने वाले इंडिकेटर यानी संकेत का ही इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की समिति जब कहे कि जासूसी उपकरण के संकेत मिले हैं मगर वो पेगासस नहीं है, तो दोनों खबरों को एक साथ रखकर देखिए और फिर अपने सवाल को ठीक से पूछिए। पिछले साल फ्रांस की स्वतंत्र जांच एजेंसी ने 3 पत्रकारों के फोन में पेगासस होने की पुष्टि की थी। इसी 2 अगस्त को इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट की खबर है कि वहां की पुलिस ने अवैध रूप से नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया। फरवरी में वहां खबर छपी थी कि इजरायल की पुलिस राजनेता, अधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकारों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल कर रहे थे। अब पुष्टि हुई है कि बिना कोर्ट की मंजूरी के यह काम चल रहा था। हम याद दिलाना चाहते हैं कि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भी कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। भारत में जांच कमेटी ने यह कहा है कि हुआ है या नहीं इसके सबूत नहीं है, लेकिन 5 फोन में मैलवेयर मिले हैं। मैलवेयर का मतलब हमने आपको बता दिया। नवंबर 2021 में ही आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दायर किया कि इसने एप्पल फोन के उपभोक्ताओं को टारगेट किया है। यह मुकदमा अमेरिका में दायर हुआ है। यही नहीं, कंपनी ने ऐसे जासूसी सॉफ्टवेयर से उपभोक्ताओं के फोन को बचाने के लिए $10 मिलियन का एक रिसर्च फंड भी बनाया है। एनएसओ पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है। 2019 में व्हाट्सएप ने भी इस कंपनी पर मुकदमा किया था। जब उसके कई उपभोक्ताओं के फोन की जासूसी की खबर आई, तब व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से भारत के कुछ उपभोक्ताओं को बताया कि आपका फोन हैक हुआ है। इसे लेकर भारत में खूब विवाद हुआ था। इसलिए पेगासस कोई हवा मिठाई नहीं है, इसे गंभीरता से लिया कीजिए, वरना फोन आएगा तो कभी फेस टाइम पर तो कभी व्हाट्सएप पर ही बात करते रह जाएंगे और पता चला कि तब भी कोई रिकॉर्ड कर रहा है, सुन रहा है। एक दिन ऐसी हालत ना हो जाए कि आप कार से 10 किलोमीटर दूर जाकर अपने फोन को पीपल के पेड़ पर रखा रहे हैं ताकि घर में बात कर सकें। लेकिन क्या यह सवाल सीरियस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया? तब उस कमेटी की जांच रिपोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है? रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी से माफी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस नहीं पाया गया। भूलिएगा नहीं कि 5 फोन में मैलवेयर पाया गया है। तब भी रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी से माफी मांग रहे हैं। पर उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए था कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का आदर नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से सहयोग नहीं करती है? इसे क्या समझा जाए और क्या इसके लिए भी माफी राहुल गांधी मांगेंगे? तो सिर्फ 29 मोबाइल को उस कमेटी के एग्जामिनेशन के लिए रखा गया। आज उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई है। वो रिपोर्ट सील्ड कवर में है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जी ने, सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने इतना जरूर कहा कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी में भी पेगासस का वायरस नहीं पाया है और 5 में कुछ है, लेकिन वो पेगासस नहीं है उस मालवेयर में। उसके एग्जामिनेशन करने की जरूरत है। याद है ना, कांग्रेस ने आरोप लगाया था देशद्रोह का आरोप लगाया था। क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी, जिस पर इतना तूफान खड़ा किया गया देश भर में कि भारत में जनता की प्राइवेसी को नुकसान बताया जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। अभी तक वे इस बात पर नहीं बोले कि क्या बलात्कार और हत्या के दोषियों को माला पहनाना भारतीय परंपरा का हिस्सा है, तो उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वे गुजरात दौरे पर बोलेंगे। क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं? राजनीति में केवल लाभार्थी नहीं होते, मालार्थी भी होते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें माला का लाभ मिला है। बलात्कार और हत्या के दोषी इन लोगों को माला पहनाया गया है ताकि जनता डर से इसका भी स्वागत करे या हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप वाले चुप रह जाएं। इन मालार्थियों के बारे में गृहमंत्री अमित शाह, इन मालार्थियों के बारे में महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी या इन मालार्थियों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, यह सवाल कोई पूछ ही नहीं रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी।
यह सुनवाई चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच में हुई। याचिकाकर्ता सुभाषिनी अली की ओर से कपिल सिब्बल बहस करने लगे। सिब्बल ने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरात से रिपोर्ट मंगाई जाए और देखा जाए कि किस आधार पर इनकी रिहाई की सिफारिश हुई है। दोषियों के वकील ने इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई का परीक्षण करेगा। नोटिस जारी कर गुजरात सरकार से जवाब मांगा गया है। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं। चीफ जस्टिस ने इस मामले में एक स्पष्टीकरण दिया, कहा कि इनकी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया था, हमने केवल गुजरात को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था। बुधवार को राजद नेताओं के यहां छापे पड़ने लगे। मीडिया में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया जाने लगा कि गुरुग्राम में एक मॉल है जिसमें तेजस्वी यादव का पैसा लगा है। खबरों में तेजस्वी का मॉल चलने लगा। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया कि इस मॉल का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था और इस कंपनी के प्रमुख शेयर होल्डर नवदीप और निदेशकों के कथित रूप से सीएम खट्टर के साथ मधुर संबंध है। अब करो उनकी सीबीआई जांच, यह तेजस्वी का कहना है। हम शेयर होल्डर, 21 में कंपनी बनी, अगर हम थे तो मेरा शेयर होल्डर का लिस्ट दिखा दीजिए। तो उसमें पहला जो नवदीप है, उनका जो है सबसे ज्यादा शेयर है 90,000 का, ये तकरीबन ये 9 लाख 90 टोटल अमाउंट देखिएगा 90 लाख का है। और दूसरे आतम प्रकाश है, उनका जो है 10 लाख का है। और इसमें डेट देखिए ऊपर 31/3/2021 और कंपनी भी 21 में ही बनी। अगर हम शेयर होल्डर थे तो मेरा नाम कहां है? क्या क्या सीबीआई में हिम्मत है, औकात है कि वो खट्टर जी पर मुकदमा करेंगे और जांच करेंगे, भाजपा सांसद पर मुकदमा करेंगे, जांच करेंगे, एमएआर पे भाजपा के? क्या हिम्मत है सीबीआई को? अगर मेरा मॉल है तो उन मीडिया हाउसेस के मालिकों को जिसके लिए वो ये न्यूज परोस रहे हैं, टीटीएम कर रहे हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि भैया आधा आपको दे देंगे मॉल और आधा हम गरीबों में बांट देंगे और कुछ जो बचेगा सीबीआई के लोगों को दे देंगे, अगर है तो। जब भी विपक्ष के नेताओं के यहां ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, तब सूत्र भूत बनकर आ जाते हैं और एक एक डिटेल जारी करने लगते हैं। लेकिन अक्सर इनके अधिकारी मीडिया के सामने आकर ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करते हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाते हैं। अब वे सूत्र बुलाए जाएं जिन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि गुरुग्राम का मॉल तेजस्वी यादव का है, तब फिर उसका उद्घाटन बीजेपी के मुख्यमंत्री क्यों करने गए? क्या सीबीआई के वे सूत्र मनोहर लाल खट्टर से ये पूछेंगे? फिर से सूत्रों के हवाले से उन रिपोर्टरों को जानकारी देंगे? कई बार ये सूत्र अपने आप में किसी न्यूज चैनल से कम नहीं होते हैं। बाकायदा इन दिनों वीडियो शूट होता है, उसे एडिट कर सूत्रों के हवाले से वीडियो भी आता है ताकि चैनलों पर चलता रहे। गोदी मीडिया खुद तो गुलाम है ही, आपको भी गुलाम बना रहा है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां मतदाता सूची को लेकर हंगामा है। जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, तो वहीं वोट देने लग जाते हैं। लेकिन जब राज्य के चुनाव अधिकारी ने बयान दिया कि 25 लाख गैर कश्मीरी मतदाता जुड़ेंगे, तब लोग सवाल करने लगे कि क्या जम्मू कश्मीर में इतने लोग बाहर से रहते हैं? इस सवाल ने वहां के राजनीतिक दलों को नाराज कर दिया। बाद में सरकार ने सफाई दी कि यह एक काल्पनिक संख्या है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या यह मामला इतना साधारण है? नजीर की रिपोर्ट देखिए। अभी तक जम्मू कश्मीर में प्रसाद जैसे लोगों को वोट डालने का हक नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी संवैधानिक हैसियत थी उसके मुताबिक सिर्फ यहाँ के ईसाई निवासी वोट डाल सकते थे। लेकिन अगस्त 2019 को जब धारा 370 और 3 को खत्म किया गया, उसके साथ ही यहाँ के कानून बदले और वोट डालने के कानून भी बदले। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अब कुंवर प्रसाद जैसे लोग भी वोटर के तौर पर राज्य में रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। मैं यही चाहता हूं, मेरा परिवार बीवी बच्चे सारे इधर ही रहते हैं,
मैं यहीं काम करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ यहाँ वोट दूँ। छत्तीसगढ़ से आए रणवीर भी पिछले 15 साल से कठुआ में रह रहे हैं। बिहार से आए राजकुमार भी पिछले 18 साल से यहीं गुजर बसर कर रहे हैं। जी, आप चाहते हैं कि जहाँ पर वोट जो है वो सरकार का आदेश है कि वोटर जहाँ पर रजिस्टर किए जाएंगे, आप चाहते हैं? हाँ जी, चाहते हैं, हम भी यहाँ वोट डालना चाहते हैं। हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारे बाल बच्चे सारे इधर ही हैं, हम यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे वोट डालने के लिए हमारा भी अधिकार होना चाहिए, मिलना चाहिए। हालांकि कुंवर प्रसाद जैसे लोग जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थानीय दलों की चिंता ये है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गैर स्थानीय लोगों को राज्य में भर न दिया जाए। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने यह बयान दिया था कि मतदाता सूची में 25 लाख नए वोटर जुड़ जाएंगे, जिनमें प्रवासी मजदूर भी होंगे और जो यहाँ आर्जी तौर पर जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। सरकार ने कुछ वजाहत की, कुछ क्लेरिफिकेशन की, कहा कि 25 लाख का मतलब नहीं कि सारे बाहर के होंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की जो आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से यहाँ वोटर भी बढ़ जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग को अभी ये स्पष्ट करना है कि आम स्थानीय किसे माना जाएगा। इस बारे में जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में पूछा गया तो बताया गया कि हर आदमी को राज्य में वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो अदर स्टेट्स के यहाँ पे अपना आशियाना बनाए हुए हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे बस गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऑर्डिनरीली यहीं पे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं वोट बनवा लेगा, उसको अपना प्रूफ भी देना होता है। उधर बीजेपी का कहना है कि जो प्रावधान पूरे देश पर लागू होते हैं वही यहाँ भी लागू होंगे। 50-51 का जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें ये नियम है, कानून है कि भाई जहाँ कोई आदमी 4 साल, 5 साल, 3 साल रहता है और उसको ये अधिकार है, उसकी मर्जी के मुताबिक वो पुराना वोट कटवा सकता है और जो उसका नया वर्क प्लेस है वो अपना वहाँ वोट बना सकता है। अब इलेक्टोरल रोल्स की बात है। चर्चा ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग वोट डालेंगे, बल्कि चर्चा ये है कि कितने प्रवासी आएंगे, कितने प्रवासियों को वोट का हक यहाँ दिया जाएगा। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV में। एक सवाल और है, इन दिनों मतदाता सूची को आधार नंबर से लिंक किया जा रहा है। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि यह स्वैच्छिक है, लेकिन क्या आप इसके खतरों को जानते हैं? क्या आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की है? आपकी स्वेच्छा किस जानकारी पर आधारित है? प्रोपेगेंडा पर, या वाकई आपने जानने के लिए मेहनत की है? समय हाथ से निकलता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। मैं यह बात प्राइम टाइम के बारे में नहीं कह रहा, आपके बारे में कह रहा हूं। ब्रेक ले लीजिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के किसान इस बात से परेशान हैं कि धान के पौधों की ऊंचाई बढ़ नहीं रही। पहली बार उत्तरी भारत के इन राज्यों में इस प्रकार का धान मिलने से कृषि मंत्रालय भी सतर्क हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम पंजाब और हरियाणा का दौरा करके इस पर शोध कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ है और किसान क्यों चिंतित हैं। रविश रंजन शुक्ला की एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के खेतों में इस तरह के बौने धान पाए जा रहे हैं। ये सामान्य धान की तरह बढ़ते नहीं हैं, बल्कि इस तरह छोटे पौधे ही रह जाते हैं। उत्तरी भारत के इन राज्यों में पहली बार बौना धान इतने बड़े पैमाने पर पाया गया है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम ने इन राज्यों का दौरा किया है। खुद डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह भी पंजाब और हरियाणा का दौरा करके लौटे हैं। उनके मुताबिक इस रोग से खेतों की 5 से 12% तक फसल प्रभावित हो सकती है। प्रजातियां जो धान की हैं, खासकर पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, PR 126 है, PR 121 है और PR 114 जो गैर बासमती किस्में हैं, इनमें करीब 5 से लेकर के और 12% के आसपास पौधे बौने पाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खेतों में एक जैसी समस्या है। एक गांव में जैसे मान लीजिए अगर 100 किसान हैं तो 4-5 किसानों के खेत में समस्या इस तरह की पाई गई है।
कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से कुछ बौने पौधों का सैंपल लेकर आई है ताकि इस बीमारी का कारण पता कर सकें। अब तक जानकारी मिली है कि ये ग्रासी स्टंट और फिजी वायरस की वजह से हो सकती है। फाइटोप्लाज्मा भी इसका एक कारण हो सकता है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, लेकिन किसानों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की है। हमारा ये सुझाव सभी किसान भाइयों से है, अभी तक तेला चेपा का कहीं कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन आगे आने दिनों जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा तो समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सावधानी के तौर पर जब ही उनको कहीं भी तेला चेपा दिखना शुरू होता है ब्राउन प्लांट हॉपर, तो अपने खेत में तुरंत जो है दवाओं का छिड़काव करें। कई सारी दवाएं हैं जिसमें ओसिन है, टोकेन है, चेस है, ये इस कीड़े को कंट्रोल करते हैं और कीड़े के माध्यम से ही विषाणु जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा। फिलहाल इस रोग पर रिसर्च करके वैज्ञानिक इसका निदान खोजने में जुटे हैं। अब तक इस तरह की समस्या दक्षिणी भारत में पाई जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धान के खेतों में बौने पौधों की समस्या हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में देखने को मिली है। गनीमत बस इस बात की है कि ये जो समस्या है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं पाई गई है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।